हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं सिल्क उत्पादन क्रम, सिल्क के उत्पादन का क्रम, और इसके साथ ही साथ हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कपास, लिनन, जूट और सिल्क, और उन पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे रिवीजन के तौर पर। इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को हम शामिल करने का प्रयास करेंगे जो कहीं न कहीं आपसे बार बार पूछा जाता है और परीक्षा का भाग बनता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिल्क उत्पादन क्रम, सिल्क के उत्पादन का क्रम। सिल्क उत्पादन क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है सार्टिंग का मतलब ये होता है छटाई करना। सार्टिंग की हिंदी होती है छटाई करना, यानी कि आपको पता है जो सिल्क का प्राप्ति हो रही है वह कोकून से होती है। कोकून की अवस्था से ही हम लोग सिल्क की प्राप्ति करते हैं और वहीं पर हम लोग कोकून की छटाई करते हैं। तो ये हो गया आपका सार्टिंग। इसमें किया गया था लंबाई गुड़ और रंग के आधार पर कोकून की छटाई की जाती है और इसी को हम लोग सार्टिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता आपका है स्काउरिंग की हिंदी हुआ करती है शुद्धिकरण। स्काउरिंग की हिंदी होती है शुद्धिकरण, और इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में कोकून को गर्म पानी या साबुन में रखा जाता है, फिर गर्म हवा से सेका जाता है जिससे इसके अंदर के कीड़े मर जाते हैं। गर्म हवा से सेका जाएगा, गर्म पानी रखा जाएगा साबुन के घोल में, जिससे इसके अंदर के कीड़े मर जाते हैं। और इसके अंदर दो प्रकार की क्रिया होती है शुद्धिकरण में। यहीं पे आपके इसके अंतर्गत सॉफ्टनिंग की क्रिया भी होती है, यानी कि मुलायम करना, और इसके ऊपर का जो कोकून मुलायम हो जाता है, और यानी कि सॉर्टिंग और आपके अंतर्गत सॉफ्टनिंग दो क्रिया हो जाएगी। और इसमें कोकून को मारने की क्रिया और प्लस इसके ऊपर के गोद को मुलायम करने की प्रक्रिया हुआ करते हैं। इसके बाद आपके जो आता है अगला ब्रशिंग, यानी कि ब्रश करना। ब्रश करने का तात्पर्य है कि उसके ऊपर के गोद को हटाना, उसको सीधा करना, यही आपका ब्रशिंग कहलाता है। और ब्रशिंग की क्रिया के बाद ही ब्रशिंग एक साइड आपकी ब्रशिंग होती है और दूसरी साइड इसके जो रेशम का सिल्क होता है, रेशम का फाइबर होता है, उसको लपेटने की क्रिया होती है। अर्थात इसके बाद की जो अगली क्रिया होती है वह आपकी है रीलिंग का मतलब होता है लपेटना। इसके बाद आप लोग देखते हैं थ्रोविंग जिसका हिंदी हुआ करता है, थ्रोविंग का अर्थ ही होता है बटाई का मतलब है कि ऐंठन देना, बटाई करना, ऐंठन देना। स्पाइनिंग यहाँ पे हो गया रीलिंग, लपेटा, थ्रोविंग, ऐंठन दिया, उसके बाद हो गई स्पाइनिंग मतलब कताई की क्रिया होती है। यहाँ पे देखिए डिगमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछता है डिगमिंग क्या है। डिगमिंग की अगर हम बात करें आपके डिगमिंग की बात करें तो डिगमिंग की क्रिया में इसका हिंदी हो गई गोद हटाना। और इस प्रक्रिया में आपको पता है कि जो हमारा सिल्क होता है उसमें आपका नाइट्रोजन उपस्थित होता है। नाइट्रोजन के यानी तात्पर्य आपका प्रोटीन से है, प्रोटीन फाइब्रिन नाम का प्रोटीन, और इसमें सेरेसिन नाम का गोद होता है। इसी सेरेसिन नाम के गोद को हटाने की प्रक्रिया को ही डिगमिंग कहते हैं। सेरेसिन नाम के गोद के हटाने की प्रक्रिया को डिगमिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं पर फिर उसके बाद आती है बात ब्लीच की, और आपको पता है कि ब्लीच करने का तात्पर्य है कि इसको साफ करना, यानी कि जो उसका रंग है उसको सफ़ेद करना, ब्लीच कर देना, उसको साफ कर देना, चमक आ जाए। और आपको पता है कि जब सिल्क के होता है तो उसके लिए नॉर्मल ब्लीच का यूज किया जाता है, तीव्र ब्लीच का उपयोग नहीं किया जाता है। और नॉर्मल ब्लीच का जब हम बात करते हैं तो इसमें इसके लिए जो उपयुक्त ब्लीच होता है वह होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप लोग ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच का यूज किया जाता है। और इसके बाद आती है डाइंग मतलब होता ही है कि डाई करना, यानी कि रंगाई करना। उसके बाद आती है प्रिंटिंग, उसके बाद आती है फिनिशिंग, वह उसके लास्ट में एक आपको अतिरिक्त परिसज्जा आपको दिख जाएगी, वेटिंग प्रोसेस, यानी कि भार को बढ़ाना। यहाँ पर देखिए जब भार बढ़ाने की बात आती है तो जो रेशम होता है उसमें आपको पता है कि 80% आपका फाइब्रिन प्रोटीन होता है और आपका 20% आपका सेरेसिन गोद होता है। जब सेरेसिन गोद की परसेंटेज मात्रा 20% होती है और डिगमिंग प्रोसेस के द्वारा इसी सेरेसिन गोद को हटा जाता है, जिससे जो हमारा सिल्क होता है उसका भार काफ़ी कम हो जाता है।
जब भार कम हो जाता है तो वह अपने आकार को, कपड़ा जो उससे निर्मित कपड़ा है वो अपने आकार को अच्छे से धारण नहीं कर पाता है। इसके आकार को अच्छी तरह से जिससे वह धारण कर पाए, अपने आकार को अच्छे तरीके से धारण कर पाए, इसी प्रक्रिया को मेंटेन करने के लिए, उसके आकार को मेंटेन करने के लिए आपकी भारण की प्रक्रिया की जाती है। भारण की प्रक्रिया में आपके एल्युमिनियम के चूड़, आपके आयरन के चूड़ और आपके जिंक ऑक्साइड ZnO और एल्युमिनियम के चूड़ आपके इनके रेशों में मिला दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं, जिससे कि इसका भार बढ़ जाता है। यहीं से आपके समझ में एक अंडरस्टूड होना चाहिए, जब वहाँ पे फैक्टिन की प्रतिशत मात्रा 20 है तो उसके भार में लगभग 20 से 30% की कमी हो जाती है, और लगभग इतना ही आपके जिंक ऑक्साइड और आपका इसके साथ ही साथ एल्युमिनियम के चूड़ को मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे तो ये हो गई बात, हो गई हमारे आपके सिल्क के उत्पादन का क्रम हो गया। अब उत्पादन का क्रम शायद आपको समझ में आ गया होगा। जब इसके उत्पादन के क्रम की बात हो जाती है तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कपास, लिनन, जूट और पुनः हम लोग पढ़ रहे थे सिल्क। तो इस जगह से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, जो हमारे लिए बार बार परीक्षा का भाग बनता है। इसमें से सबसे पहले जब हम बात करते हैं इन तीनों चीज़ों में, यानी कि कपास, लिनन और आपका सिल्क की बात करते हैं, तो थोड़ा सा बारीक अंतर है, हम लोग इसे देखेंगे। अगर हम वहीं पर कपास की बात करें तो सबसे पहले अगर हम कपास के इसका जो व्यास होता है, कपास के तंतु का व्यास होता है वह आपका 12 से 20 माइक्रोन होता है। वहीं पर कपास के तंतु की लंबाई की बात करें तो आपको पता है कि 1.5 से 2.5 इंची इसका तंतु का लंबाई होती है, इसके तंतु की लंबाई होती है। अगर वहीं पर इसके घनत्व की बात करें तो 1.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व हुआ करता है, और आपके कपास के छोटे तंतु को ही नाइल के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब इसकी संरचना की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके साथ ही एक कार्बोनिक समूह का एक कोशिकीय तंतु है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आपका इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके साथ ही साथ यह कार्बोनिक समूह का एक कोशिकीय तंतु है, जो कि आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक कोशिकीय तंतु है किस समूह का, कार्बोनिक समूह का, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। आप लोग देखेंगे कि आपको मैक्सिमम तंतुओं में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद के ही मामला चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने इसकी बात किया तो इसको देखा, अभी हम लोग बात करेंगे आपके लिनन की बात करेंगे और आपके सिल्क की बात करेंगे। आप देखेंगे आपके लास्ट के ही वही चेंज हो जाते हैं। तो इनकी बात हो गई, हम कपास की बात कर रहे थे और इसके संगठन को देखा। और अगर हम वहीं पर जब कपास के इतिहास की बात करते हैं तो लगभग देखते हैं जो कपास का इतिहास है लगभग 5000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। उसके साथ ही साथ हम लोग जब प्रथम विश्व कॉटन दिवस की बात करते हैं तो प्रथम बार आपको पता है कि यह आपके अक्टूबर में 7 अक्टूबर 2019 को प्रथम बार सेलिब्रेट किया गया था। और वहीं पर जब हम बात करते हैं कि कस्तूरी कॉटन की बात करते हैं तो आपका जो डेट आता है कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा इसका लोगो जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है कस्तूरी कॉटन, तो वहाँ पर डेट आता है 7 अक्टूबर 2020, यानी कि प्रथम जब प्रथम कपास दिवस हम लोग मनाना प्रारंभ किए, जो कि 7 अक्टूबर 2019 से मनाए आ रहे हैं। उसके ठीक एक वर्ष बाद कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के द्वारा कस्तूरी कॉटन, जो कि भारत के कॉटन का प्रतिनिधित्व करने वाला आपका लोगो प्रदान किया गया। आपका कस्तूरी कॉटन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं कॉटन की, तो आपको पता है कि कॉटन का जन्मदाता देश भारत है। कॉटन का जन्मदाता देश भारत है, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन के लिए कैसी जलवायु चाहिए। तो कॉटन के लिए जब जलवायु की बात होती है तो उपोष्ण जलवायु चाहिए, उष्णकटिबंधीय उष्ण जलवायु चाहिए। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस मौसम में इसका कल्टीवेशन किया जाता है, यानी कि बोया जाता है, तो आपके गर्मी के समय में। और इसके हार्वेस्टिंग का समय जब आपसे पूछा जाता है तो हार्वेस्टिंग की जब बात आती है तो वह हार्वेस्टिंग का समय होता है दिसंबर से जनवरी हार्वेस्टिंग का समय होता है। यहीं से आपको जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है पोनी बनाना, हमने जैसा कि देखा वहाँ पे आप लोग देखें कि बंडल बनाना, तो बंडल बनाना तो बंडल बनाना आपके 500 पाउंड का बंडल बनाया जाता है। वहीं पे बात आती है पोनी, आप लोग पढ़ेंगे पोनी बनाना। पोनी की बात करेंगे तो आपके कपास के रेशे को एक समानांतर क्रम में लगभग कुछ इस मोटाई का जो है, इस मोटाई को रेशे को समानांतर क्रम में ज़्यादा हो गया, कुछ समानांतर क्रम में आपको देखने को मिल जाएगा। और रेशे समानांतर क्रम में इसी तरह से और रहते हैं।
इसी को कहते हैं पोनी, पोनी बनाना। और आपसे जो इससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके कपास से, तो कपास की संरचना को पूछ लेता है। कपास की संरचना की मैं एक बार पुनः चर्चा कर दूं आपसे। इसकी संरचना जो होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ साथ ही यह कार्बोनिक समूह का एक कोशिकीय तंतु हुआ करता है, एक कोशिकीय तंतु होता है। और वहीं से पूछता है कि यह भीगी अवस्था में कितना मजबूत हो जाता है, तो वहीं पर आपका जवाब होगा 30% इसकी मजबूती बढ़ जाती है। भीगी अवस्था में, गीली अवस्था में इसकी मजबूती 30% इन्हेंस हो जाती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं लिनन की बात करते हैं, तो लिनन का जो इतिहास है वह आपका 10,000 वर्ष पुराना है। आपको पता है कि मिस्र की धरती को लिनन की भूमि की संज्ञा दी जाती है, यानी कि लिनन का उत्पादन मिस्र में, इजिप्ट में सबसे अधिक हुआ करता है। लिनन के रेशे की अगर हम लंबाई की बात करें तो उसके रेशे के छोटे तंतु को टो के नाम से जाना जाता है। लिनन के छोटे रेशे यानी छोटे तंतु को टो के नाम से जाना जाता है, जबकि लिनन के बड़े तंतु को लाइन के नाम से जाना जाता है। और व्यास की बात करें तो 15 से 18 माइक्रोन का व्यास होता है। वहीं पर जब घनत्व की बात करते हैं, लिनन के तंतु के घनत्व की बात करते हैं, तो 1.50 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका जो घनत्व होता है। वहीं पर जब इसके संरचना की बात करते हैं तो इसमें आपका मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके साथ ही साथ आपका क्या मिल जाता है, आपका पैक्टिन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या मिलेगा, आपका पैक्टिन। इसकी बात हो गई। और लिनन से महीन सूती वस्त्र जो बनाए जाते हैं, इसके लिए एक शब्द जो होता है मडापोलम, और जो कि आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है टीजीटी का, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लिनन से बनाए गए महीन सूती वस्त्र को किस नाम जानते हैं, तो उसका नाम है मडापोलम। वहीं पे जब लिनन की बात आती है तो रेशा प्राप्त के लिए जो लिनन होता है 2 प्रकार का होता है। आपको पता है कि एक होता है सफ़ेद फूल का वाला लिनन और एक होता है आपके नीला फूल का लिनन। तो जो लिनन अच्छी क्वालिटी का हुआ करता है वह आपके नीले फूल वाला लिनन होता है। और आपको पता है कि जो लिनन की बात करें यानी इसके पेड़ को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको फ्लैक्स ट्री के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि इसके पौधे की लंबाई कितनी होती है, इसके पौधे की लंबाई कितनी, लगभग 2 से 3 फुट का इसका पौधा हुआ करता है। और लिनन की बात करें तो लिनन आपको पता है कि इसकी जो खास गुण हुआ करता है लिनन का, यह है पानी को जितना जल्दी छोड़ता है उतनी जल्दी पानी को मतलब निकाल भी देता है। और इसके साथ ही साथ यह फैलाने का काम करता है। किसी एक बिंदु पर, एक जगह पर अगर पानी से टच करे तो पानी को सोख तो लेता है और उसको फैला देता है पूरी सतह पर। इसी कारण से जितने जल्दी ये पानी को सोख लेता है उतना ही जल्दी यह सूख भी जाता है। अर्थात लिनन के से बने तौलिए को किचन के उपयोग के लिए अच्छा माना जाता है, जो कि आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लिनन से संबंधित हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। अब पुनः अगर हम सिल्क की बात करें, अब जैसा कि आप लोग इसके पिछली वीडियो में भी पढ़े थे, सिल्क का पार्ट 1, पार्ट 2 और ये आपका था सिल्क का उत्पादन हमने देखा इसमें। तो जब सिल्क की बात करते हैं तो इसका इतिहास भी 2,500 वर्ष पुराना है। अगर हम सिल्क के उत्पादन की बात करें, इसका जन्मदाता देश कौन सा है, तो आपका नाम आता है चाइना। चाइना की जब बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक राजकुमारी का नाम आता है सी लिंगची ही चाय पी रही थी। उसी समय उनके चाय में कोकून गिरता है और वहाँ से उन्होंने इस पर कुछ रेशा देखा और वहाँ पे दिया और उससे जो है वहीं से इसकी खोज होती है। लेकिन वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिल्क के विकास का यानी कि प्रसार का काम किस देश ने किया, तो नाम आता है जापान। वहीं से जब जापान की बात आती है तो जापान ही इसके जो है वैज्ञानिक पद्धति पर इसके उत्पादन को, खेती करने के वैज्ञानिक तरीके, औद्योगिक तरीकों को अपनाने वाला देश कौन सा है, जापान है, जो कि इसका जो है प्रसार का काम करता है। और जब सिल्क की बात करते हैं तो 2,500 वर्ष पुराना होने का व्यास की बात करें तो 9 से 11 माइक्रोन इसका व्यास होता है। अगर इसके घनत्व की बात करें तो गोदा रहित यानी कि कच्चा जो सिल्क होता है उसका घनत्व 1.30 से 1.37 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जैसा कि आपने देखा कि कपास में 1.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था, लिनन में आपने देखा 1.50 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वहीं पर जब आपके सिल्क की बात आती है तो 1.30 to 1.3037 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक घटते क्रम। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका था,
आपके कपास का था, पुनः घनत्व घटा लिनन का हुआ, पुनः और घनत्व घट गया, काफ़ी घट गया आपके सिल्क का घनत्व। कच्चा सिल्क यानी कि गोद रहित सिल्क का घनत्व 1.30 से 1.37 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वहीं पर जब इसके गोद को हम हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो इसका भार भी हल्का हो जाता है और इसका घनत्व घट करके 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अगर वहीं पर सिल्क की बात करें और देखें इसकी संरचना की बात करें तो यह भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का संबंध प्रोटीन है। प्रोटीन आपको पता है कि फाइब्रोजिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और इसके साथ ही साथ इसमें एक स्पेशल रूप से एक गोद पाया जाता है। वह गोद आपका कौन सा है? सेरेसिन नाम का गोद पाया जाता है। और इस सेरेसिन नाम का गोद पाया जाता है जिसमें आपके फाइब्रिन प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 80% और उसकी 20% होती है। और जो सिल्क के रेशे को रेशों का राजा रानी के नाम से जाना जाता है और इससे बने वस्त्रों को हम लोग जो है राजसी वस्त्र के नाम से जानते हैं। पवित्रता का सूचक और कई सारे नाम जुड़े हुए होते हैं। और आपको पता है कि यह जो है कुचालक होता है, अर्थात ये हमको गर्मी प्रदान करता है। आपने बेटिंग प्रोसेस को जाना। बेटिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि इसका जो है अपने आकार को ग्रहण नहीं कर पाता है क्योंकि इसका भार हल्का हो जाता है, इससे गोद निकाल लिया जाता है। और इसके बेटिंग प्रोसेस में किसका यूज किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड के साथ साथ एल्युमिनियम के चूर्णों का यूज किया जाता है। इसमें सबसे अतिरिक्त आपको बेटिंग प्रोसेस मिलेगा, जबकि सब में आप देखेंगे तो ब्लीचिंग मिलेगी, आपको फिनिशिंग की क्रिया मिलेगी, आपको डाई मिलेगा, प्रिंटिंग मिलेगा, ये सारी प्रोसेस और सब तंतु मिलेंगे। लेकिन उससे हट करके आपका जो इसमें है वो आपका क्या है? वेटिंग प्रोसेस। वेटिंग प्रोसेस क्यों जाना जाता है? जैसे आप लोगों ने जाना। तो इतना बात आप लोगों ने सिल्क के बारे में जाना। वहीं पे जब हम जूट की बात करते हैं और सिल्क और थोड़ा सा सुन लीजिए। जब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन उत्पादित सिल्क और आप देखते हैं कि जंगली सिल्क, वाइल्ड सिल्क और कल्टिवेटेड सिल्क। जब वाइल्ड सिल्क की बात करते हैं तो आपका 3 प्रकार का होता है, आपका मूंगा, टसर, एरी, अरंडी। जब हम लोग मूंगा की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि ओक के ट्री से प्राप्त सिल्क जिसमें आपके टैनिन की मात्रा उपस्थित होती है, अच्छी मात्रा में होती है, इसी कारण से पीला होता है टैनिन ओक के वृक्ष से। वहीं पे जब हम टसर की बात करते हैं तो आपको पता है कि बबूल की वृक्ष से प्राप्त सिल्क को ही आपके टसर सिल्क के नाम से जाना जाता है और यह भूरा होता है। इसमें भूरा होने का कारण है इसमें टैनिन की मात्रा प्रतिशत कम होती है। और बात करें भारत और चाइना उत्पादन होता है, इसके साथ ही भारत में बात करें तो भारत में बिहार आता है। इसके बाद आता आपका है एरी सिल्क। एरी सिल्क माने अरंडी, जैसे कि यूपी में हम लोगों के यहाँ उसको रेण बोला जाता है। रेण से प्राप्त एरी के पेड़ से प्राप्त सिल्क को ही अरी सिल्क के नाम से जाना जाता है। और इससे जो प्राप्त होने वाला सिल्क होता है यह मुलायम और सफ़ेद होता है, यानी कि अच्छी गुणवत्ता को लिए होता है, लेकिन होता तो जंगली है, इसमें भी टैनिन उपस्थित होता है। वहीं पर जब हम कल्टिवेटेड सिल्क की बात करते हैं यानी कि उत्पादित सिल्क की बात करते हैं तो इसमें आपका 2 प्रकार का आता है, आपका रील्ड सिल्क, आपका स्मूथ सिल्क। जब रील्ड सिल्क की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो रील्ड सिल्क हुआ करता है इसकी लंबाई 300 से 1800 मीटर होती है, अर्थात इसका जो मेजरमेंट हुआ करता है वो फिलामेंट में होता है। लेकिन वहीं पर जब हम स्मूथ सिल्क की बात करते हैं यानी कि जब कोकून क्षारीय पदार्थ का यानी कि कीड़े बनने की अवस्था से प्राप्त जो सिल्क है उसी को ही हम स्मूथ सिल्क करते हैं, यानी कि कताई का सिल्क। इसमें कताई की आवश्यकता होती है, बटाई की आवश्यकता होती है। और अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो स्मूथ सिल्क में आपकी बटाई अधिक यानी कि ऐठन अधिक होती है, मजबूती अधिक होती है, लेकिन इसका निम्न वर्ग के कपड़ों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो आपका रील्ड सिल्क होता है इसमें अपेक्षाकृत ऐठन कम होती है, अपेक्षाकृत उससे मजबूती कम होती है। ये आपका एक सीधा होता है। और आपको पता है कि जो इसका कीड़ा होता है बाम्बेक्स मोरी नाम का, और इस सिल्क में जो लगने वाला रोग है पेब्रिन नाम का रोग लगता है। एक कीड़ा है पेब्रिन और वही जो इसको प्रभावित करता है। और यहाँ से पेब्रिन की बात हो गई, क्या था दिमाग में भूल गया। चलिए पेब्रिन की बात हो गई और कीड़ा लगना पेब्रिन है, रोग की बात होगी पेब्रिन। और इसके उत्पादन के इसकी खेती को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और आपके ये जो आपका कीड़ा होता है बाम्बेक्स मोरी के मुख में ही 2 छिद्र होता है, उसको स्पिनरेट के नाम से जाना जाता है। और पता है कि आपको कृत्रिम रेशे के उत्पादन के लिए इसी की नकल करके स्पिनरेट का निर्माण किया गया। वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पिनरेट पे किस धातु की कोटिंग की जाती है, तो आपका प्लेटिनम, इसे में याद रखना होगा। वहीं पर जब हम जूट की बात करते हैं तो आपको पता है कि जूट का उत्पादन आपके बांग्लादेश अकेले ही लगभग 85% करता है, और जबकि भारत में अगर हम उसके उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। जूट का जो वास्तविक रंग होता है वह सुनहरा पीला होता है और इस पर ब्लीचिंग की क्रिया नहीं की जाती, क्योंकि ब्लीचिंग की क्रिया करने पर यह गल जाता है, खराब हो जाता है। इसी कारण से इसकी ब्लीचिंग की क्रिया नहीं की जाती है। और
ब्लीचिंग की क्रिया नहीं की जाती है और यह मुलायम ना होकर के बल्कि टाइट होता है, मुलायम ना होकर के टाइट होता है, जिसके कारण ही इसका वस्त्र निर्माण नहीं किया जाता। और आपको पता होना का कि प्राकृतिक जगत का सबसे कमज़ोर रेशा आपका जूट है। जूट का रंग जाना, इसी कारण से इसका जो निर्माण हम लोग इसका यूज़ करते हैं वो बैग बनाने में, दरी बनाने में, आपका कालीन, कारपेट आदि चीज़ों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जूट का आप लोगों ने देखा लगभग 85% बांग्लादेश, भारत में जो है आपका पश्चिम बंगाल। और यानी कि जूट की अगर हम बात करें तो ये साधारण जलवायु, शुष्क जलवायु में भी 6% और नहीं तो जनरली अगर थोड़ा सा आर्द्र जलवायु रहे तो उसमें 23% नमी को अवशोषित करता है। इसी नमी अवशोषण के कारण ही इसमें आपको फफूंद, फंगस, कीड़े जल्दी लगते हैं, अर्थात ये जल्दी खराब हो जाता है। और आपको पता है जब ये मुलायम नहीं है, मजबूत नहीं है तो यह वस्त्र निर्माण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसी कारण से इसका वस्त्र निर्माण नहीं किया जाता। तो चलिए, तो यहाँ से हो गया छोटा सा रिवीजन और वीडियो हो जा रही है लंबी, तो इसलिए हम वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिए लाइक, और पहली बार आए हों तो कर दीजिए सब्सक्राइब और छोड़ जाइए एक प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।